हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार के आपकी यूनिट 1 के चैप्टर 2 को देखेंगे। ठीक है, जो चैप्टर 2 है आपका यूनिट 1 का, इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण के विविध आयाम। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। जितनी भी यहाँ पर बातें हैं वो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही हैं, इसलिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इसीलिए अगर जो वीडियो है थोड़ी बड़ी भी हो जाती है तो ये ना सोचें कभी कि वीडियो बड़ी है। हर बार की तरह आप देखते रहिए वीडियो आपको मतलब पूरा सिलेबस आपका कवर करती है। और इससे आपका सबसे बड़ा वैसे फ़ायदा यही होता है कि अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं, कोई कन्फ्यूज़न भी होती है, अगर आप सिर्फ वीडियो भी देख लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है कोर्स। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। बाकी हाँ, आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि सर आपकी वीडियो बड़ी है, थैंक यू फॉर दैट। तो संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण के विविध आयाम, तो इस पर आते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉपिक समझेंगे संप्रेषण और संचार की। अब संप्रेषण और संचार दोनों समानार्थी हैं। संप्रेषण का अर्थ है किसी बात या विचार को सम्यक रूप से आगे बढ़ाना, यानी कि किसी बात या विचार या भावना का प्रचार प्रसार करना। सिंपल सी बात है, संप्रेषण और संचार में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक पर्यायवाची, एक समानार्थी शब्द हैं। दोनों का अर्थ जो है वो समान ही है। ठीक है, एक जैसा ही अर्थ है। संप्रेषण का अर्थ होता है, अगर हम शाब्दिक रूप में बात करें तो संप्रेषण का अर्थ है किसी बात या विचार को फैलाना। ठीक है, किसी बात या विचार को सम्यक रूप से, समान रूप से आगे बढ़ाना। ठीक है, नॉर्मली यही कहते हैं हम, जब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, प्रचार प्रसार होता है, तो उसको हम संप्रेषण कह देते हैं। शाब्दिक रूप में अगर हम संचार की बात करें तो संचार की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की चर धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय है कि किसी बात या विचार को आगे बढ़ाना, चलाना, प्रचार प्रसार करना, ज्ञान या विचार को फैलाना। कुल मिलाकर कहा जाए तो वही अर्थ है यहाँ पर भी। कुल मिलाकर संचार का भी एक वही अर्थ है कि विचारों को आगे बढ़ाना, विचारों को फैलाना। तो संप्रेषण और संचार दोनों समानार्थी शब्द हैं। और वैसे भी हमने संप्रेषण का जो अर्थ है या मीनिंग जो है संप्रेषण की, इसको ऑलरेडी जो आपकी यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था। इसीलिए यहाँ पे बस हम जल्दी से यहाँ पे जो सामान्य बातें हैं उसको हम समझ लेते हैं। हिंदी में संचार के लिए संप्रेषण, संवाद शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं। संचार का अंग्रेजी पर्याय कम्युनिकेशन है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन भाषा कम्युनिस शब्द से बना है, जिसके सामान्यतः अर्थ लिए जाते हैं टू शेयर, टू ट्रांसफ़र या ट्रांसिट भी कहा जाता है, टू एक्सचेंज अर्थात भागीदारी, स्थानांतरण एवं आदान प्रदान। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये जो संचार शब्द है इसको कई बार हम संप्रेषण कहते हैं, कई बार संवाद कहते हैं। तीनों शब्दों का समान रूप से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें संचार की, तो संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो और कम्युनिकेशन, ये जो शब्द है, इंग्लिश का ये जो कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से बना है। अब कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? देखो, यहाँ पर हम संचार यानी कि एक तरह से संप्रेषण की मीनिंग को, संचार या संप्रेषण की मीनिंग को अंग्रेजी भाषा से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है इस चीज़ को, और कम्युनिकेशन जो ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। और कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? तो कम्युनिस्ट का 3 अर्थ होता है नॉर्मली। एक होता है टू शेयर, टू ट्रांसफ़र, टू एक्सचेंज। मतलब भागीदारी, शेयर का मतलब होता है भागीदारी। शेयर का मतलब ये नहीं कि आप बस कोई सामान शेयर कर रहे हो। शेयर का मतलब भागीदारी, यार मिलकर कर रहे हो, मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हो कहीं पर, तो ये हो गया शेयर, भागीदारी। स्थानांतरण, विचारों का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना, आदान प्रदान। ठीक है, आना जाना विचारों का। तो यदि हम कम्युनिस्ट शब्द के इन 3 अर्थों पर गंभीरता से विचार करें तो पाते हैं कि यहाँ भागीदारी से अर्थ है किसी को अपने भावों एवं विचारों से अवगत कराना। ठीक है, भागीदार बनाना, अपना विचार बताना किसी को, तो ये एक तरह से अर्थ हुआ। स्थानांतरण, इसका अर्थ हो गया विचारों का एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचना। और आदान प्रदान, एक्सचेंज का अर्थ यही है कि भावों तथा विचारों का आदान प्रदान होना। आपने कुछ अपने विचार मुझे दे दिए, मैंने अपने विचार कुछ आपको दे दिए, तो ये आदान प्रदान हो गया। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन का अर्थ।
यहाँ पे हम बस सामान्य बातें ही कर रहे हैं, संचार और संप्रेषण में कोई खास अंतर नहीं है, ये हमने देख लिया। हमने हल्का सा मीनिंग देख लिया कि इनका अर्थ क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली अर्थ यही है, जब विचारों का आदान प्रदान हो, सूचनाओं का आदान प्रदान हो, तो ये इसका अर्थ लिया जाता है। यही होता है संप्रेषण और यही होता है संचार, ठीक है। अब हमने थोड़ा डिटेल में कवर करने के लिए अंग्रेजी भाषा से भी थोड़ा यहाँ पे तुलना की थी। तो अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है संचार या संप्रेषण को, और इसका अर्थ यही होता है कि भागीदारी करना, सूचनाओं की भागीदारी हो, स्थानांतरण हो सूचनाओं का आदान प्रदान हो। तो आप कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि संचार या संप्रेषण का अर्थ ये भी होता है कि सूचनाओं या जो जानकारी है, जो विचार है, उसकी भागीदारी हो, उसका स्थानांतरण हो, जब उसका आदान प्रदान हो तो उसे हम संचार या संप्रेषण कह देते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। समाज में संचार की इस प्रक्रिया के द्वारा लोगों में परस्पर एक समझ विकसित होती है। प्रत्येक समाज की यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। संचार के अभाव में व्यक्ति का संसार केवल उसी तक सीमित होकर रह जाएगा। मतलब एक व्यक्ति जो है वो अकेला पड़ जाएगा बिना कम्युनिकेशन के। तो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है भारतीय नहीं, मानव जीवन में, ठीक है। मानव जीवन में संचार का एक या कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ तक हमने बातें कर ली, सामान्य बातें हैं। और यहाँ पर आपको एक मैं टिप बता रहा हूँ, यहाँ पर आप कुछ बातें जो पहले आपने यूनिट 1 के जो चैप्टर 1 में आपने जो बातें पढ़ी थी, आप उसको भी यहाँ पर थोड़ा ऐड कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको संचार के अर्थ को बताया था। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतना काफ़ी है जितना बताया। अब हम बात करते हैं संचार के आधारभूत तत्व की। तत्व ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, संप्रेषण के कौन से तत्व होते हैं ये ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम संचार के तत्व पढ़ रहे हैं। मतलब तो दोनों का लगभग एक ही है और बातें भी लगभग एक ही होंगी, इसलिए यहाँ पे नॉर्मली बातें आपको बता देता हूँ मैं। तो देखिए, संचार के आधारभूत तत्व क्या हैं, संचार कैसे होता है, कम्युनिकेशन या संप्रेषण कैसे होता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। नॉर्मली 3 चीज़ें यहाँ पर मुख्य रूप से बताई गई हैं कि इन तीनों का होना आवश्यक है। पहला है संप्रेषक का। संप्रेषक मतलब सूचना भेजने वाला। पहले एक व्यक्ति होता है ना, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे कोई रेडियो हो, कोई टेलीफोन हो, जो आपको सूचना दे। हालांकि माध्यम के रूप में हम प्रयोग करते हैं टेलीफोन का, वो चीज़ अलग है, लेकिन पहला यहाँ पे एक स्रोत होता है, ठीक है। एक स्रोत होगा जो जिसके माइंड में कोई विचार आएगा और फिर वो कुछ सूचना देगा। और क्या देगा? सूचना देगा। तो दोबारा सूचना का होना भी आवश्यक है। भाई बातचीत तभी होगी ना, कोई टॉपिक भी तो होना चाहिए बात करने का, कुछ तो होना चाहिए, चाहे टॉपिक कैसा भी हो, अच्छा हो बेकार हो, कुछ भी हो, कुछ संदेश होना चाहिए ना, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। तो ऐसे में कम्युनिकेशन के लिए एक संदेश भी चाहिए। तो पहले एक व्यक्ति होना चाहिए। अब मैंने आंखें बना दी इसकी रोती हुई। तो यहाँ पे पहले एक व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि प्रेषक हो, स्रोत हो कोई जहाँ से कोई विचार निकले, कोई सूचना आए। और दूसरी चीज़ क्या? सूचना होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या? सुनने वाला होना चाहिए। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक प्रेषक होना चाहिए और एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए जो जिसके बारे में बात की जा सके। और तीसरा सुनने वाला होना चाहिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है वो सुने, ध्यान से कान में बात को सुने। तो ये आपको समझ में आ गया कि संचार के आधारभूत तत्व क्या हैं। नॉर्मली एक प्रेषक है, जिसे आप संप्रेषक भी कह सकते हो, स्रोत भी कह सकते हो। दूसरा है संदेश, सूचना भी कह सकते हो इसको। और तीसरा है ग्रहण करने वाला, ग्राही या लक्ष्य, किसको सूचना दी जा रही है। तो ये तीनों आधारभूत मेन हैं। और भी तत्व होते हैं संचार के, लेकिन ये तीनों मेन हैं। अब यहाँ पे एक अंतर बताया गया है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। संप्रेषण तथा संचार यद्यपि समानार्थी शब्द हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर भी है। संप्रेषण में जहाँ संदेश के सम्यक रूप से प्रेषण पर बल दिया जाता है, वहीं संचार में बड़े पैमाने पर सूचनाओं के प्रसार पर बल दिया जाता है। देखिए, संप्रेषण में क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगातार एक समान रूप से आप कोई सूचना दे रहे हो कहीं पर, तो ये संप्रेषण हुआ। और जो संचार है वो चाहता है कि बड़े पैमाने पर सूचना पहुंचा दी जाए, जैसे कि अखबारों के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर बताया जा रहा है। बाकी आप इस अंतर को याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बाकी याद कर लो, एक पॉइंट है, लिखने के काम आएगा। अगर आप ऐसा लिख देंगे अपने एग्जामिनर को, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गौर करे, ठीक है। बाकी हाँ, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, 100% श्योर आप रहिए, संचार और संप्रेषण को आप एक मानकर ही चलो, ठीक है। आप एक मानकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा जो बेसिक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे संचार का और संप्रेषण का अलग अलग जो मैंने आपको अर्थ बताया, अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है। लेकिन जैसे कि संचार एक संस्कृत शब्द है,
तो ऐसा कुछ बताया। तो ये भी अगर आप क्वेश्चन आएगा संचार और संप्रेषण को लेकर तो आप ये सारी चीज़ें बता देना जो भी आपको पढ़ाई जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं संप्रेषण के आयाम की। अब संप्रेषण का आयाम, सिंपल सी बात है यार, आयाम होता क्या है पहले ये समझ लो, डायमेंशन क्या होते हैं। जैसे कि कोई चीज़ कितना उपयोग में आ रही है, किस किस क्षेत्र में हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, वो चीज़ उसका डायमेंशन होता है। जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए कि वॉशिंग मशीन के डायमेंशन क्या होते हैं, वॉशिंग मशीन के आयाम क्या होते हैं, तो नॉर्मली मुझे दो याद आ रहा है कि एक तो ये हो गया कि वो कपड़े धोती है, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि वो कपड़े सुखाती भी है। तो दो आयाम मुझे ध्यान में आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही होता है संप्रेषण के भी आयाम। आखिर आप इसे कार्य से आप जुड़ सकते हैं नॉर्मली कि संप्रेषण के क्या कार्य हैं या संप्रेषण क्या क्या भूमिकाएं अदा करता है। तो ये इन चीज़ों से भी आप समझ सकते हैं। संप्रेषण के आयाम से तात्पर्य है मानव जीवन में संप्रेषण का क्या क्या किस किस रूप में योगदान है। आपको समझ में आ गया होगा कि मानव जीवन में जो संप्रेषण है वो क्या क्या भूमिका निभा रहा है, वो किस किस का काम आ रहा है, वो क्या क्या योगदान दे रहा है, यही होता है आयाम। अब हैरोल्ड डी लासवेल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो हैरोल्ड डी लासवेल ने संप्रेषण के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। आप कार्य कह लो या आयाम कह लो, ठीक है। 3 कार्यों में नॉर्मली बांटा है, जैसे कि सूचना संग्रह एवं प्रसार। इन्होंने कहा नॉर्मली जो संप्रेषण होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसका एक कार्य या आयाम तो ये हो गया कि वो सूचना को इकट्ठा करता है, उसको फैलाता भी है। दूसरा ये हो गया कि सूचना का विश्लेषण करता है, जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन मिली फिर उसकी जांच करना। संप्रेषण में क्या होता है भाई दोस्त, सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन के दौरान क्या होता है, हम किसी जानकारी को जांचते हैं, परखते हैं, पूछताछ करते हैं, यही तो होता है सूचना विश्लेषण में। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई घटना हो जाती है, समाचार में कोई घटना आ रही है, फिर आप देखेंगे यार कि ये क्या घटना है, ये कौन सा इशू है, यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, आप उसको और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। वो क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन ही आप कर रहे हो, चाहे अखबार के माध्यम से कर रहे हो, चाहे किसी भी माध्यम से कर रहे हो। ऐसी कई सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। आप यूट्यूब पर देखिए, कई सारी घटनाएं आपको मिलेंगी, कई सारी न्यूज़ में आपको घटनाएं मिलेंगी, फिर आप उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ती है, आप और ज़्यादा पता करने का प्रयास करते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अलग अलग चीज़ें जाँचते हैं। तो इस तरह सूचना का विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का प्रेक्षण। सामाजिक ज्ञान मतलब सामाजिक ज्ञान को बढ़ावा मिलता है, समाज में जागृति आती है थोड़ी कम्युनिकेशन के द्वारा। मूल्यों का भी प्रेक्षण होता है, जैसे कि जो मूल्य वृद्धि है वो भी होती है, मूल्य इससे तय होते हैं, वैल्यूज़ वगैरह। कुछ विद्वान संप्रेषण के अंतर्गत मनोरंजन को भी सम्मिलित कर लेते हैं, अतः संप्रेषण के प्रमुख रूप से यहाँ 4 पहलू माने जाते हैं। तो जैसे कि इन्होंने 3 बता दिए, जो हैरोल्ड हैं यहाँ पर इन्होंने 3 बताए, तो कुछ दूसरे विद्वान हैं, कुछ दूसरे नॉलेज वाले जो व्यक्ति हैं काफ़ी ज़्यादा, वो मान लेते हैं कि जो मनोरंजन है ये भी सूचना या जो संप्रेषण है उसका एक कार्य है, संप्रेषण का मनोरंजन करना भी, तो ये भी इसका एक कार्य है। तो इस तरह 4 मान लिए जाते हैं, 4 पहलू या 4 आयाम हैं नॉर्मली संप्रेषण के। परंतु आज सामाजिक जीवन में संप्रेषण एवं संचार के विविध आयामों को देखते हुए कुछ समाजशास्त्रियों ने बताया है कि संप्रेषण के द्वारा संस्कृति का संचरण करना, घटना और मुद्दों की व्याख्या करना और समाज से संबंध स्थापित करना, समाज में एकजुटता लाना, लोकतांत्रिक सहभागिता लाना, मनोरंजन करना, पर्यावरण पर दृष्टि रखना आदि सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने नॉर्मली बात कर ली कि नॉर्मली 3-4 तरह के आयाम या कार्य होते हैं संप्रेषण के, लेकिन कई सारे दूसरे विद्वान हैं और बदलती हुई परिस्थितियां हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन या संचार जो है, इसका जो आयाम है, इसके जो कार्य हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में हमें कई तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसका जो कार्य है वो काफ़ी व्यापक हो चुका है या व्यापक हमें दिखाई देता है। जैसे कि एक संस्कृति का आचरण कैसे होगा, संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी या किस तरह की चीज़ें अपनाएगी, तो ये भी डिपेंड करता है उसकी संप्रेषण के ऊपर भी। कोई घटना हो रही है, कोई मुद्दा है, तो उसकी व्याख्या करने में संप्रेषण का योगदान बहुत ज़्यादा अधिक है। मनोरंजन के क्षेत्र में है, पर्यावरण के क्षेत्र में, बहुत जगहों पर है। अब क्या चीज़ें कैसे आगे हम इसे डिटेल में कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम डिटेल में अलग से बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जितनी बातें करी हमने वो भी ठीक थी। ये नहीं कि आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो सिर्फ इन्हीं को लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको वो बातें याद नहीं तब आप इन्हीं को लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी बातें अभी आपने पढ़ी पिछले यहाँ पर, ये हमने सामान्य बातें कर ली कि संप्रेषण के आयाम के बारे में ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। ये बेसिक है, ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं यहाँ पर। मूल रूप से ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी आयाम के रूप में। अब यहाँ पे हम अलग से बात कर रहे हैं
ठीक है, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है संप्रेषण एवं संचार के प्रतिरूप यानी कि मॉडल्स का प्रारूप चाहे जैसा हो, लेकिन वो मूल रूप से 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार से आप देख सकते हैं, सूचना यानी सूचना प्रदान वगैरह से संबंधित सूचना का आदान प्रदान वगैरह, प्रेरणा यानी प्रेरणा स्रोत वगैरह से संबंधित जो भी चीज़ें यहाँ पे, शिक्षा देने से संबंधित मनोरंजन के रूप में, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने बस ये देख लिया यहाँ पर कि ये मुख्य रूप से 4 ऐसा कहा जाता है, ये 4 मूल आधार हैं, या आप कह सकते हैं ये मेन चीज़ें, कि कई तरह के संप्रेषण या संचार के जो कार्य हैं वो कई तरह के हैं, इसके आयाम कई तरह के हैं, लेकिन ये 4 प्रकार के मूल रूप से बेसिक आपको दिखाई देंगे। लेकिन कई सारे हैं, तो हम सबकी ही बात कर लेते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो यहाँ पे हम एक की बात कर रहे हैं, सूचना संग्रह एवं प्रसार। सूचना संग्रह एवं प्रसार संप्रेषण का अब पहले यहाँ पे जल्दी से रीड करके आपको सारी बातें बता देता हूँ, खुद रीड करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा आपको थोड़ा। संप्रेषण का सर्व प्रमुख आयाम है सूचना का संग्रह एवं उस सूचना का प्रसार करना, विश्व की नई नई घटनाओं की सूचना और जन जन तक संचार के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। देखिए सिंपल सी बात है, जो सूचना संग्रह है इसके द्वारा, देखिए सूचना संग्रह एवं प्रसार का मतलब यहाँ पर यह है कि संप्रेषण के द्वारा सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं और उन सूचनाओं का फिर प्रसार किया जाता है। ठीक है, सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं और उनका प्रसार किया जाता है। तो ये सामान्य बातें हैं। सामान्य जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक और शासन प्रशासन की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने का कार्य संचार माध्यमों का ही है। देखिए दोस्तों, जैसे संचार माध्यम का जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, संचार माध्यम जैसे कि अखबार हो गया, जनसंचार के माध्यम, तो इनके द्वारा क्या होता है, जो सरकार की बातें हैं, जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता को बताई जाती हैं। जनता का जो विचार है, जनता जो विरोध वगैरह करती है, तो वो मुद्दा सरकार को भी बताया जाता है कि देखो जनता महंगाई से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, या ये है वो है। तो सूचना संग्रह के द्वारा यही होता है। और इस तरह यहाँ पे एक चीज़ मैं वापस से कहूँगा कि संप्रेषण को नॉर्मली यही देखा जाता है कि वो एक दिशा में सूचना का प्रसार कर रहा है, लेकिन संचार का जो अर्थ है वो थोड़ा व्यापक हो जाता है कि संचार बड़े पैमाने पर बात करता है कि सूचना फैलाई जाए। बाकी आप एक मानकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन आविष्कारों के विकास संबंधी सूचनाओं द्वारा पाठकों और श्रोताओं को जागरूक करना भी संचार माध्यमों का काम ही है। अब देखिए, जो नवीन आविष्कार हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो जो संचार माध्यम है, जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, उसी के द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसार हो पाता है पॉसिबल। एक ज़माने में ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था, ज्ञानी व्यक्ति का समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था, परंतु आज सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। जिस व्यक्ति के पास सूचनाओं का जितना बड़ा भंडार होगा वह उतना ही अधिक ताकतवर होगा। संचार माध्यमों में एक व्यक्ति जितना स्थान प्राप्त करता है वह उसी के अनुरूप अपना सामाजिक स्तर भी बना लेता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि नॉर्मली हम बात करें, पहले बात की जाती थी जो ज्ञानी है जितना वो उतना शक्तिमान होगा, लेकिन आज हम देखें तो सूचना ही सब कुछ है, इन्फॉर्मेशन ही सब कुछ है। और कम्युनिकेशन के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा, ये जो संचार माध्यम है इसके द्वारा क्या होता है, सूचना ही फैलाई जाती है। तो इस तरह इसके एक बहुत बड़ी अहमियत है। इसके साथ ही संचार माध्यमों में एक व्यक्ति का जो पद है वो जितना ऊंचा होता है उसके उतनी ही चर्चाएँ होती हैं। जैसे कि भारत में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनका जो पद है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, तो इसीलिए जो इनसे संबंधित जो सूचना है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व की है। इनसे संबंधित कोई भी बात है तो उसको ज़्यादातर मतलब फैलाया जाता है। संचार के साधन कभी विज्ञान की प्रगति को प्रस्तुत करते हैं तो कभी कृषि क्षेत्र में हो रही प्रगति की भी सूचना देते हैं। इसी प्रकार यह संचार माध्यम कभी प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप आदि से संबंधित विनाश की जानकारी भी देते हैं। तो साथ ही ऐसी आपदाओं में हम लोगों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं आदि संबंधी सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामान्य बातें आपको समझ में आ ही गई कि जो संचार माध्यम है, या ये जो संचार है, सूचना संचार है या कम्युनिकेशन है, इसके जो आयाम है, संप्रेषण के जो आयाम है, इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा सूचना संग्रह और प्रसार किया जाता है। यहाँ पे आप ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, सूचना का संग्रह मतलब सूचनाओं को इकट्ठा करना और उसका प्रसार करना। और एक बात मैं यहाँ पे फिर कहूँगा, अगर आपको कम्युनिकेशन, संचार और संप्रेषण में कोई आपको लग रहा है कि यार क्या ये अलग अलग हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आप एक ही मानकर चलो पूरी तरह, मैं खुद एक मानकर चलता हूँ। ठीक है, एक है ही ये, समानार्थी, साफ साफ कहा जाता है ये, इनका अर्थ समान ही है। ठीक है,
आप डाउट मत करना कि संप्रेषण या संचार अलग है, ऐसा कुछ डाउट आपको करना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम संप्रेषण के आयाम कह लो या संचार के आयाम कह लो, ये हम समझ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको मैंने एक बात बता दी, ठीक है, कि सूचना संग्रह एवं प्रसार इसका एक आयाम है, सूचनाओं को इकट्ठा करना फिर उसको फैलाना, और इसका बहुत महत्व है आज के टाइम पर। जैसे ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं या एक बार स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप थोड़ा रिमाइंड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक आयाम है सूचना विश्लेषण। सूचना विश्लेषण का अर्थ मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। कोई भी टॉपिक होता है, उसको कोई भी सूचना होती है, उसको अच्छे से जांचना, ठीक है, ये होता है सूचना विश्लेषण। संचार के अंतर्गत हम केवल सूचनाओं का संग्रहण एवं प्रसार ही नहीं करते, अपितु सूचनाओं का विश्लेषण भी करते हैं। रेडियो, टीवी एवं समाचार पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों एवं समसामयिक घटनाओं, जो आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, समसामयिक जो घटनाएं हैं, घटनाओं संबंधी बहस एक तरह से सूचनाओं का विश्लेषण ही है। प्रत्येक घटना या टिप्पणी पर समाचार पत्रों में एक विश्लेषणात्मक लेख, संपादकीय वार्ता आदि संचार माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संचार माध्यमों द्वारा अनेक विशिष्ट विद्वानों को अपना विचार या मत रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। परिणाम स्वरूप इन सूचना माध्यमों से व्यक्ति का बहुआयामी विकास होता है। अब देखिए, सूचना विश्लेषण के अंतर्गत आप देख सकते हैं कई सारे रेडियो हैं, टेलीविज़न है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे विषयों को लेकर विद्वान आपस में बैठते हैं, डिबेट करते हैं, और बहुत सारी जो डिबेट होती है, बहस होती है, उसके बाद एक निष्कर्ष भी निकाला जाता है। इससे क्या होता है, देखो, कई सारी जो डिबेट होती हैं, कई सारी जो मतलब बहस वगैरह होती है, उससे स्पष्ट निष्कर्ष तो नहीं निकलता, लेकिन हमें कई सारी जानकारी मिलती है किसी टॉपिक को लेकर। क्या नकारात्मक चीज़ें हैं, क्या सकारात्मक चीज़ें, ये सारी पता लगती हैं। तो इस तरह एक विश्लेषण हो जाता है, अलग अलग संपादकीय लेख निकलते हैं। कई सारे जो विद्वान हैं वो अपना लेख निकालते हैं किसी विषय को लेकर। मान लीजिए सरकार की कोई पॉलिसी है, ठीक है, अब उसको लेकर अलग अलग विद्वान, आप अखबार देखिए, हालांकि हिंदी माध्यम में बहुत कम अखबार हैं, जैसे जनसत्ता वगैरह अखबार हो गया, आप नॉर्मली देख सकते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल ही जाएगा कि अलग अलग जो विद्वान है वो किसी विषय को लेकर, पॉलिसी को लेकर अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं। ये जो इंग्लिश के अखबार है, नॉर्मली बात की जाए, या जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, वहाँ पर आप देखिए स्पष्ट रूप से आप देखेंगे अलग अलग विद्वान हैं जो अलग अलग तरह की राय रखते हैं, साफ तौर पर आपको हर टॉपिक समझाने का प्रयास करते हैं अपने अपने नज़रिए से, ठीक है, सारे आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सूचना का विश्लेषण होता है, एनालाइज कर लिया जाता है। एनालाइज मतलब पूरी तरह से जांच कर ली जाती है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं। तो ये भी एक संप्रेषण के द्वारा ही तो हो रहा है। ये किसके द्वारा हो रहा है, कम्युनिकेशन के द्वारा। जनसंचार के माध्यम हैं आज के टाइम पर, बड़े पैमाने पर ही हम कम्युनिकेट कर लेते हैं लोगों के साथ। तो किसके द्वारा हो रहा है, ये आयाम है संप्रेषण का। इसके अलावा सामाजिक ज्ञान एवं सामाजिक मूल्यों का प्रेक्षण। संचार ये का अगला महत्वपूर्ण कार्य है लोगों के ज्ञान एवं चिंतन के स्तर में वृद्धि करना। विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, अन्य, आप कोमा लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, रेडियो, टीवी, सिनेमा और अन्य तमाम संचार माध्यम लोगों को इन्हें विशिष्ट घटनाओं की सूचना मात्र ही नहीं देते, अपितु समाज के जीवंत प्रश्नों, उनके परिणामों, नीतियों आदि का भी ज्ञान संप्रेषित करते हैं। इससे मानव जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। संचार माध्यमों के द्वारा अनेक तरह की सूचनाओं और उनके प्रति व्याप्त सामाजिक दृष्टिकोण आदि के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान के स्तर में वृद्धि हो जाती है। आज तो संचार माध्यमों ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षा के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि सामाजिक ज्ञान को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है संप्रेषण की। जैसे कि संप्रेषण के द्वारा क्या होता है, सूचनाओं का प्रचार किया जाता है। संचार के द्वारा क्या होता है, हम सूचनाओं को फैलाते हैं। अलग अलग संचार, जनसंचार के माध्यम है आज के टाइम पर। इंटरनेट हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार हो गए, मैगजीन्स वगैरह हो गई, इनके द्वारा हम नॉर्मली बहुत बड़ी जनता के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। अलग अलग विद्वान यहाँ पर अपने विचार या घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। लोगों को इससे जानकारी मिलती है, लोग जागरूक एक तरह से होते हैं, लोग ज्ञानी बनते हैं थोड़ा। तो इस तरह से समाज में एक जागरूकता, या समाज में आप कह सकते हो कि सामाजिक ज्ञान का प्रसार होता है। समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी जानकारी लोगों को मिलती है, ठीक है। आज हम स्कूलों वगैरह में भी देख रहे हैं, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य शैक्षणिक संगठन अनेक शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं, जिनसे लोगों के ज्ञान के स्तर में वृद्धि हो रही है। अब देखिए, कई सारी शिक्षा से संबंधित जैसे कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, वो लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं कई तरह से, अलग अलग तरह से जो भी है। अतः संचार माध्यम स्कूली शिक्षा के अंग बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही यह लोगों को सामाजिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी दे रहे हैं।
जो सामाजिक मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, नैतिकता है, इसकी बातें भी सिखाई जाती हैं जनसंचार के माध्यम के द्वारा। तो इस तरह जनसंचार जो है या जो संचार है, संचार का जो आयाम है वो है सामाजिक ज्ञान एवं मानव मूल्यों का प्रेक्षण। ठीक है, तो ये भी इसका एक आयाम या कार्य कह लो नॉर्मली, इस या मानव जीवन के इस क्षेत्र में भी संप्रेक्षण या संचार का योगदान है। इसके अलावा मनोरंजन एवं संप्रेक्षण, संचार एवं संप्रेक्षण माध्यमों का एक महत्वपूर्ण आयाम मनोरंजन भी माना जाता है। एक तरह से यदि हम जनसंचार माध्यमों के उद्भव और विकास पर गौर करें तो पाते हैं कि इनका उद्देश्य संस्कार देने से अधिक मनोरंजन करना रहा है। संचार माध्यमों में प्रस्तुत लेख, वृत्त चित्र, कार्टून, कविता, नाटक, कहानी, टीवी सीरियल आदि सभी से मनोरंजन भी खूब होता है। फिल्म या सिनेमा के दिवा स्वप्न में व्यक्ति अपने दैनिक कार्य के भार से मुक्ति पाता है। चित्रहार विविध भारतीय संगीत एवं फिल्मी गीतों के कैसेट्स या फिर अच्छे उपन्यास या कहानी पर आधारित सिनेमा भी मनोरंजन के कारण अच्छी लोकप्रियता प्राप्त की है। चित्रहार दोस्तों आपको कुछ याद होगा, अगर चित्रहार के बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ जो भी जानकारी आपके पास है प्लीज़ उसको शेयर करें। तो मुझे तो पता है वैसे चित्रहार के बारे में, बाकी मेरी जो नॉलेज है, मैं जितना रिमाइंड कर पा रहा हूँ उतना यही कि डीडी नेशनल वगैरह पर एक चैनल, मतलब डीडी नेशनल वगैरह पर चित्रहार आता था जिसमें पुराने गाने आते थे, तो पेरेंट्स उसको सुनना पसंद करते थे। बाकी आपके पास कुछ जानकारी है तो आप उसे शेयर कीजिए, सेम जानकारी है तब भी आप इसको कमेंट में शेयर कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपको पढ़कर बताई दी है वैसे मैंने क्या चीज़ें कैसे हैं, बाकी एक बार समझा देता हूँ। देखो, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट, जो ये साधन है, जो संचार के साधन है, ये जो संप्रेक्षण है, तो इसके द्वारा भी मनोरंजन किया जाता है। ये जो संप्रेक्षण है, जो कम्युनिकेशन है, इसके द्वारा लोगों को कई सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है या उनका एंटरटेनमेंट काफ़ी होता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं टीवी सीरियल्स वगैरह होते हैं, कहानियाँ होती हैं, कार्टून होते हैं, तो लोग इसको देखना पसंद करते हैं, इससे अपने आप को थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कई तरह की से ये जो संचार है या कम्युनिकेशन है, इसके द्वारा कई तरह से मनोरंजन होता है लोगों का। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि जैसे कि नॉर्मली मनोरंजन तो होता है फिल्मों के द्वारा, चित्रहार या ये कई सारे मतलब चीज़ें हैं, सिनेमा वगैरह के द्वारा मनोरंजन काफ़ी होता है लोगों का, काफ़ी लोकप्रिय साधन भी हैं ये। लेकिन साथ में इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। नकारात्मक मनोरंजन आप ये कह सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली आज हम देख रहे हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से कई तरह से अपने आप को मनोरंजित कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेट का गलत यूज़ करें, मोबाइल का गलत यूज़ करें, तो इससे कई सारे गलत संदेश जाते हैं लोगों में। लोगों का कई तरह का जो टाइम है वो इसमें इन्वेस्ट हो जाता है। लोग मतलब कई तरह से अगर हम देखें तो लोग गेम में इतना टाइम लगा देते हैं, तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है। लोग गलत तरीके से मतलब चीज़ें देखते हैं यूट्यूब मतलब इंटरनेट पर, तो ये भी एक तरह से नेगेटिविटी या एक नेगेटिव विचार लोगों में पैदा करता है, जो कि समाज के लिए सही नहीं है। तो कई बार फिल्में वगैरह आती हैं ऐसी जिसमें अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं, जैसे कि कई सारे हिंसा की चीज़ें दिखा दी गई, कई सारे गलत आइडियाज़ को प्रमोट कर दिया गया, जिससे कई लोग प्रभावित भी हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो नकारात्मक चीज़ें, वो नेगेटिव चीज़ें हैं, और ये एक नेगेटिव मनोरंजन भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसके दोनों ही प्रभाव हैं, और वही कहूँगा अगर आप भी मोबाइल का यूज़ करते हैं ज़्यादा तो बस सही ढंग से कीजिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक अच्छी चीज़ के लिए मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा प्रदान करना। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप अभी किस चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो संचार है, ठीक है, वैसे यहाँ पे मैं इंटरनेट पर जोर दे दिया मैंने थोड़ा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संचार की। इंटरनेट को भी आप संचार का एक माध्यम कह लो। तो ये जो कम्युनिकेशन है, अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होता तो आप शिक्षा कैसे ग्रहण कर पाते, या मैं कैसे आपको पढ़ा पाता। तो ये भी एक शिक्षा प्रदान करने का भी इसका एक आयाम है। ठीक है, शिक्षा मानव जीवन का एक प्रमुख आधार है एवं श्रृंगार है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना और सिखाना मात्र नहीं है, बल्कि मनुष्य को एक सुयोग्य मनुष्य या नागरिक बनाना भी है। मतलब अगर हम चाहते हैं समाज में शांति वगैरह बनी रहे, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि समाज में सभी लोग शिक्षित हों, पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, तो समाज काफ़ी ज़्यादा स्थिर रहेगा, समझदार होगा समाज प्रगति करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। तो मानव को एक अच्छा इंसान बनाने में भी शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि शिक्षा के प्रसार में, शिक्षा को फैलाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है संचार की, कम्युनिकेशन की। तो ये भी इसका एक आयाम है। यहाँ पर आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं नॉर्मली। यहाँ पे यही सारी बातें नॉर्मल बातें हैं, आप कर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों
घटना एवं मुद्दों की व्याख्या करना। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अभी मैंने आपको पहले पॉइंट में समझाई भी थी, यहाँ पे और अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए जो दूसरा पॉइंट था उसमें मैंने आपको समझाया था सूचना विश्लेषण, तो उसी से संबंधित है यहाँ पर ये कि घटनाओं का विश्लेषण करना, एक तरीके से जो घटना है, जो मुद्दा है, उसकी व्याख्या करना। लाइक अभी एक मुद्दा आप मान सकते हैं, कोई सा भी एक इशू ले लो आप। इशू आपको डेली न्यूज़पेपर में कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं नॉर्मली ले रहा हूँ, मैं पुराने ही एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लो पॉल्यूशन का मुद्दा है। अब पॉल्यूशन का मुद्दा दिल्ली के लिए कितना हानिकारक है, क्या बात कैसे है, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसकी जो व्याख्या है वो कैसे की जाती है, वो कम्युनिकेशन के द्वारा की जाती है। तो कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई जो भी घटना है, जो भी मुद्दा है, उसकी व्याख्या करना। ठीक है, इसका एक ये भी चीज़ है। इसके साथ ही समाज में एकजुटता लाना। अब जो सूचना है, संचार है, ये जो कम्युनिकेशन है, इसका एक आयाम कह लो, कार्य कह लो, या लाइफ में इसका एक योगदान ये भी है कि समाज में एकजुटता लाती है। ये किसी भी समाज या देश की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना संगठित या कितना एकजुट है। ठीक है, संचार माध्यम सूचनाओं के द्वारा लोगों को एकजुट करते हैं। भारत जैसे विविध भाषा, भाषी एवं मत संप्रदाय वाले देश में समाज को एकजुट करने की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। अनेक अवसरों पर हमारे देश में संचार माध्यमों ने अपनी इस भूमिका का निर्वाह किया है। देखिए दोस्तों, संचार माध्यमों के द्वारा लोगों को एकजुट किया जाता है। आप ध्यान रखना, कभी भी जब कभी भी सरकार को लगता है कि देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी देश की सरकार को लगता है कि देश के किसी भी हिस्से में देश की शांति या सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि लोग एकजुट ना हो, लोग इकट्ठा ना हो। इसलिए सरकार क्या करती है, वहाँ पे जो जनसंचार के माध्यम है उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर देती है। जैसे कि जो बड़े व्यापक स्तर पर जो कम्युनिकेशन के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इंटरनेट सेवाएं हो गई, इसको बंद कर देती है। क्यों? ताकि लोग एकजुट ना हो पाए। तो इसलिए आप नेगेटिव एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको पॉजिटिव चीज़ समझा रहा हूँ कि एकजुट लोगों को किया जाता है जनसंचार या संचार के माध्यमों के द्वारा। अब ये जो संचार है या कम्युनिकेशन के जो मीडियम हैं, इन्हीं के द्वारा तो हम एक दूसरे को मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक कॉल करके बात करना, किसी को बात को समझाना, तो ये अलग अलग माध्यम है, चाहे फेस टू फेस मिलना। तो इन्हीं के द्वारा हम, या न्यूज़पेपर या अलग अलग जितने भी माध्यम हैं संचार के, उनके द्वारा हम यही देखते हैं कि लोगों को एकजुट किया जा सकता है। तो इसमें इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो, किसी भी देश की राष्ट्रीयता या जो एकता है, उसमें हम इसका एक बहुत बड़ा महत्व देखते हैं। जैसे कि जनसंचार के माध्यम या जो सूचनाएं फैलाने का जो व्यापक माध्यम है, इसके द्वारा हम पूरे देश में सूचना फैलाकर कम्युनिकेशन कर क्या कर सकते हैं, लोगों को एकजुट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ही वो माध्यम है। बिना कम्युनिकेशन के, बिना संप्रेषण के हम कैसे सबको एकजुट रख पाएंगे? काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। भारत जैसे देश की अगर हम बात करें तो स्पेशली, वैसे तो सभी देश पर लागू होती हैं सारी बातें, लेकिन भारत में देखिए विविधता बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में देश को पूरी तरह एकजुट रखने के लिए भी संप्रेषण बहुत आवश्यक है। बिना संप्रेषण के हम कैसे देश को एकजुट रख सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं या एकजुट यूनिटी ला सकते हैं लोगों में। तो इस तरह ये भी इसका एक महत्वपूर्ण आयाम कह लो या कार्य कह सकते हो आप। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पर संप्रेषण के आयाम को पूरी तरह कवर कर लिया। और ये जो आपका चैप्टर था, ये पूरी तरह आपका ये जो चैप्टर था वो पूरी तरह ख़त्म होता है, फिनिश होता है यहाँ तक। और अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई, वैसे तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, काफ़ी ईजी, नहीं भी आई, आप एक बार वीडियो और देख लोगे तो डेफिनेटली मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।